Hi class, welcome to another session of income from salaries. इस क्लास में हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स के ऊपर में जो जो परक्विजिट्स लगते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैंने सिर्फ दो परक्विजिट्स पकड़े हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के, सो विल कीप द क्लास क्रिस्प एंड शॉर्ट. I will be taking more classes on this rule and let's start. सो साहब, आइए शुरू करते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में। वैल्यूएशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अमेनिटीज। वैल्यूएशन ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अमेनिटीज मतलब जितना हमने सीखा है आपके मोटर कार हो गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा के बाद ये 17(2)(8) के तहत जो वैल्यूएशन रूल्स 3 के अंडर में सब रूल 7 आता है, उसके अंडर में किस तरीके से अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अमेनिटीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से उनका होता है, किस तरीके से उनका परक्विजिट्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए साहब, तो हम समझते हैं। Section 17(2)(8) mentions the following other fringe benefits or amenities that are prescribed and taxable in the hands of employees. So हमको ये पता है कि जो perquisites होते हैं वो taxable in the hands of employees होते हैं। The value thereof shall be determined in the manner provided hereunder. मतलब अब जो हम लोग वैल्यूएशन रूल शुरू करेंगे उसके हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अमेनिटीज की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहला रूल आया साहब, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। साहब मेरे को जरूरत पड़ी, मुझे एक घर खरीदना है या एक गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। अब मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक बोलेगा साहब 8% के बेसिस पे आपको हम लोन देते हैं। मुझे चाहिए साहब 2 लाख रुपए का लोन। मेरे पास 8 लाख की गाड़ी है, 2 लाख रुपए की मेरे को जरूरत है। मेरी सैलरी है साहब सपोजिंगली से 2 लाख रुपीज अ मंथ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा साहब मुझे 1 महीने की सैलरी दे दो या 2 लाख रुपया मुझे लोन दे दो। वो बोलेगा चुकाओगे कैसे? मैं कहा भैया सैलरी से काट लेना, मेरा कम से कम ये 8% का जो ब्याज है वो तो बच जाएगा। तो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन जो मेरा सब रूल 7(1), मतलब कि अब ये देखो साहब सब रूल 7(1) जो है आपका सब ऑफ रूल 3 यहां पे एप्लीकेबल होता है। किस तरीके से वैल्यूएशन होगी? Following are the characteristics of the valuation of interest-free loans. Interest-free loan is either given to the employee or the member of his household. मतलब कि साहब या मुझे मिलेगा या मेरी पत्नी को मिलेगा या मेरे बच्चों को मिलेगा। इस तरीके से हमारे को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है। इट इज गिवन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर मेरा प्रीवियस ईयर 2022-23 है तो वो मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जिसमें मैंने से सपोजिंगली मैंने लोन लिया 1 अगस्त 22 पे, तो मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया 22-23। मैंने 1 अगस्त 24 पे लिया तो मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा साहब? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा साहब, जल्दी बताइए। 2024-25, ठीक है। 2024-25 के अंदर में मेरा आ जाएगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। तो एम्प्लॉयर बैंक को बोल सकता है साहब इसको एक लोन दे दीजिए, मैं ऐसी गारंटी ले लेता हूं। तो या तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली अपने अपने गले में से देगा या बैंक के थ्रू से आपको लोन दिलवा देगा या किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से आपको लोन दिलवा देगा। मतलब या खुद या किसी के जरिए आपको लोन दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स क्या होगी साहब? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड पर एनम बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस केस में 1 अप्रैल 22 और इसमें 1 अप्रैल 24। तो साहब आप समझिए फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, यानी कि जो आपका अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं कर रखा है, आपको अगर इंटरेस्ट पे करना था सपोजिंगली कंसेशनल लोन में और आपने इंटरेस्ट पे नहीं कर रखा है,
तो वो जुड़ करके आपका आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम बैलेंस हो जाएगा। सो आपका जो बैलेंस इस दिन होगा, उस हर महीने जो ओपनिंग बैलेंस होगा, आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, उसके ऊपर में जो 1 अप्रैल 24 का जो इंटरेस्ट था स्टेट बैंक का, वो आपको चार्जेबल हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं, तो मैंने लोन लिया 1 अगस्त से 23 पे 2 लाख रुपया। ये 1 अप्रैल 24 पे 1 अप्रैल 2024 पे ये इसका बैलेंस रह गया, से सपोजिंगली 10,000 रुपीज के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, 20 मंथ्स में पेमेंट करनी है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने, 80,000, 1,20,000 रुपीज का मेरे पास बैलेंस है। ठीक है। सो 1 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो है सपोजिंगली 7%। तो मेरा अप्रैल मंथ के लिए 1,20,000 फॉर ईज कर लेते हैं 6%। ठीक है, 6% के हिसाब से। तो 1 अप्रैल 2020, सो अप्रैल मंथ के लिए मेरा बैलेंस क्या होगा, मेरा परक्विजिट क्या होगा साहब, फॉर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो आपका हो गया 12,200 और इंटू 7,200, सो 7,200 डिवाइडेड बाय 12। एक महीने का चार्ज करना है ना साहब। ठीक है, तो आपका हो गया इंटरेस्ट अप्रैल महीने का 600। ठीक है, उसी तरीके से मेरा 20,000 रुपीज मैंने पे कर दिया। तो साहब 1 मई को मेरा बैलेंस क्या होगा, 1 मई को मेरा बैलेंस होगा 1 लाख। 1 लाख, तो 1 लाख का 6%, 6,000 डिवाइडेड बाय 12, 500। तो पहले महीने में मेरा 600 गया, दूसरे महीने में 500 आया। तो इस तरीके से मैं करते करते 12 महीने का मैं टोटल अमाउंट ले लूंगा जब तक मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 23-24 में क्या होगा साहब, 1 अप्रैल 2023 को जो मेरा इंटरेस्ट रेट था 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000, 1,40,000, 1,20,000 के ऊपर में, वो 2 लाख जो इंटरेस्ट रेट 1 अप्रैल 2023 का था उसके तरफ से मुझे परक्विजिट पड़ने लग जाएगा। अगर मेरा माइनस एनी अमाउंट इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन बाय द एम्प्लॉय, अगर मेरा इंटरेस्ट फ्री नहीं होकर कंसेशनल होता, तो जितना मैंने इंटरेस्ट दिया है, सपोजिंगली वो बोलता भाई एसबीआई का 6% है, तुम भाई 2% दे दो, तो मेरा यहाँ पे 200 रुपया हो जाता, सपोजिंगली हाइपोथेटिकली 200 रुपया कट जाता, यहाँ पे तो 150 रुपया कट जाता। तो उस तरीके से ये कम होता जाता। तो 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 रुपया उस महीने का परक्विजिट हो जाता। तो मंथली का जो परक्विजिट है उसको अक्यूमुलेट करके हम एनुअली परक्विजिट कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है साहब, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, यानी कि 31 मार्च 2023 को क्या बैलेंस था, 31 अप्रैल को क्या बैलेंस था, 31 मई को क्या बैलेंस था, दैट विल बी माय मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। एक्सेप्शंस, अगर आपने लोन लिया है फॉर प्रिस्क्राइब्ड डिजीजेस, कैंसर, टीबी, किडनी एटसेट्रा, सो अगर आपने इसके लिए लोन लिया है एंड इट इज नॉट ग्रेटर देन 20,000 रुपीज, ये लोन जो है 20,000 रुपीज की ज्यादा नहीं है, तो ये परक्विजिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है साहब, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस के तहत लोन लिया है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई लोग करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस के अगेंस्ट में मैं लोन लेकर के इलाज करवा लूं, तो ये एप्लीकेबल होगा। आगे चलते हैं साहब, ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। पहले हमने ध्यान रखिए साहब, पहले मैं सीखा था ट्रैवलिंग के लिए लीव ट्रैवल में खाली वो मिलता है आपको, ट्रेन का टिकट या हवाई जहाज का टिकट। यहां पे परक्विजिट क्या, ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन भी मिल रहा है। 7(2) रूल 3 का आइए साहब पढ़ते हैं, वही 17(2)
8 ही है सेक्शन, ठीक है। हम 17 to 8 ही सेक्शन कर रहे हैं, बस हमारे रूल नंबर्स चेंज होते जाएंगे। ये रहा आपके सामने कंडीशंस एंड परक्विजिट्स। अगर ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन एक्सेट्रा आर पेड एंड रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे not for official purposes, holiday availed by the employee or member of his household, this is separate from LTC and LTA। मतलब LTC लीव ट्रैवल कंसेशन एंड लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस के अंदर में ये आपको नहीं फॉल करेगा। तो अगर आप छुट्टियों पे हैं और आपका पैसा आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो आपके लिए परक्विजिट हो गया। ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन एक्सेट्रा फैसिलिटीज आर मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। सर उसका होटल है गोवा के अंदर में, आप दिल्ली के होटल में काम कर रहे हैं, आप गोवा घूमने गए हैं पर्सनली, तो साहब अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो वो अमाउंट जो वो लोगों से लेता है वो आपका परक्विजिट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सच फैसिलिटी ऑफर्ड टू द पब्लिक। अगर आप एक ऑफिशियल टूर पे गए हैं और वो आपने बोला साहब 10 दिन का टूर है, सपोजिंग महाबलेश्वर गया हूँ, 10 दिन का टूर है, मैं 2 दिन फैमिली के संग में वहां पे छुट्टी मनाना चाहता हूँ, बोलता है ठीक है भैया मैं पे कर दूंगा आपका होटल का बिल। द वैल्यू ऑफ सच फ्रिंज बेनिफिट शैल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस incurred in relation to extended period of stay और vacation। यानी कि अगर आप बोलेंगे ये 10 दिन प्लस आप जो फैमिली के संग 2 दिन बिताए, 12 दिन की जगह वो सिर्फ बोलेगा कि मैं ये 2 दिन का ही आपका परक्विजिट लगेगा, क्योंकि 10 दिन तो आप ऑफिशियल ड्यूटी पे थे। तो इसलिए एक काम करना चाहिए, फैमिली को लेके जाओ वहां पे, जो आपको वैसे भी डबल रूम मिलता है, डबल रूम के अंदर फैमिली को रुकवाओ, उनको बोलो 10 दिन ऐश करो, 2 दिन आप उनके संग में ऐश करिए, एंड हो जाएगा। नहीं, जस्ट किडिंग, ये ऐसा मत कर देना, ये चीटिंग कहलाती है। सो बी ऑनेस्ट, बी एथिकल। Expenses on any member of household accompanying such employee on office tour। अगर आपका घर का कोई भी सदस्य आपके ऑफिस टूर पे के अंदर में अकंपनी कर रहा है ड्यू टू एनी रीजन, XYZ रीजन, एक्सपेंडिचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड विल बी कंसिडर्ड एज फ्रिंज बेनिफिट। तो आपका जो खर्चा है वो तो आपको ऑफिस देगा, मगर ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो मैंने रुमंची ऊपर बताई है आपको, वो रोकने के लिए आपको जो आपके संग कंपनी कर रहे हैं उनका खर्चा जो लगेगा, उनका खर्चा जो आएगा वो फ्रिंज बेनिफिट के अंदर में आ जाएगा। चलिए साहब यहीं तक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और एनी क्वेश्चंस and any queries, any doubts, please contact my email address and this is my phone number. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Bye.